नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। तो जेंटलमैन कैडेट्स कड़ी प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। वहीं देहरादून भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड हुई। शानदार कदमताल करते हुए 491 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हो गए। वहीं 35 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हो गए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर नेपाल के सेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली। आईएमए के मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक नरेश सहित कई अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। तो 35 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। आज का दिन सैन्य अकेडमी के लिए बेहद ही खास रहा। आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई। कदमताल करते हुए ये नौजवान अब सेना में शामिल हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश को 456 युवा अफसर मिल गए हैं। वहीं उत्तराखंड को मत्स्य पालन का हब बनाने को लेकर सरकार जोर दे रही है। पर्वतीय इलाकों की जलधाराएं और वातावरण मछली पालन के लिए मुफीद है। खासकर ट्राउट फिश यानी कि मछली को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है, जिसे लेकर सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही फिश के लिए प्रदेश भर में कोल्ड चेन बनाई जाएगी ताकि आसानी से अन्य राज्यों में इसे भेजा जा सके। दरअसल उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आर्थिकी के सीमित संसाधन हैं। ऐसे में राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि प्रदेश में बीते साल करीब 9000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था। इसके साथ ही करीब 950 मैट्रिक टन ट्राउट फिश का उत्पादन हुआ था। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है और हम इसी पे अगले 2 साल काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का और भी धन्यवाद दूंगा कि 15 अगस्त को इस साल उन्होंने मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ की घोषणा करी है, जिससे हम ट्राउट की फार्मिंग में, ट्राउट के अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और अपना प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाने की हमने लक्ष्य रखा है। तो उम्मीद यही है कि जब 2025 में जो लक्ष्य हमने पूरे साधे हैं, 2027 तक हम तो उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013 और 2014 से चलती आ रही है। सन 2014 से हरीश रावत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में होम स्टे में छूट देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ हरीश रावत के द्वारा सब्सिडी भी दी गई थी। कांग्रेस के द्वारा तो उस समय लोकल उत्पादों जैसे मंडवा और झंगूरा जैसे स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। आगे उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशी मठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों, उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, जैसे झूंगरा है या मंडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी। तो ये तब से चल रहा है। लेकिन मैं कल ही आया हूँ और मैं कर्णप्रयाग भी गया था, मैं रुद्रप्रयाग भी गया था। वहाँ
यात्रा अभी उत्साह लोगों में नहीं है, यात्री आ भी बहुत कम संख्या में रहे कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया। तो शीतकालीन यात्रा को देखते हुए जिले में हिमपात और पाले से प्रभावित होने वाली सड़कों को निरंतर खुला रखने के लिए जरूरी संसाधन व मशीनरी की तैनाती की जा रही है। गंगोत्री धाम में शीतकाल में 5 मंदिर समिति के लोग मां गंगा की सेवा में लगे साधु संत और मंदिर समिति के कर्मचारियों व्यवस्थाओं करने में जुटे रहते हैं। वर्तमान में गंगोत्री धाम का तापमान 0 है और जगह जगह पाला पड़ा हुआ है। गंगोत्री धाम में 60 साधु संत अपनी तपस्या में लीन है। मंदिर समिति के 12 लोग शीतकाल के दौरान मां गंगा की सेवा में लगे रहते हैं। तो गंगोत्री धाम के पुजारी राजेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में 60 साधु संत अपनी तपस्या में लीन है। मंदिर समिति के 12 लोग शीतकाल के दौरान मां गंगा की सेवा में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से 20 लोगों की ड्यूटी लगी रहती है। धाम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधियों पर नजर बनी रहे। 5 मंदिर गंगोत्री समिति के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समिति द्वारा मंदिर का निरीक्षण किया जाता है और साधु संतों की खाने पीने की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शीतकाल में लगभग 50 से 60 साधु अपनी ध्यानरत हैं और लगातार मां गंगा जी की सेवा में लगे हैं और मंदिर समिति की ओर से भी यहाँ पर 8 से 10 लोग सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर 15 से 20 लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। तमाम लोग और मंदिर समिति भी और तमाम पुरोहित लोग भी बार बार यहाँ पर आकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और धाम की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर के जो है मंदिर समिति भी बराबर जो है निगरानी करती है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ताकि कौन आ रहा कौन जा रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यहाँ पर शीतकाल में किसी कोई परेशानी नहीं होती है। सारे राशन से लेकर सब व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती है और जब अत्यधिक बर्फबारी हो जाती है तब जाकर के यहाँ पर आना जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वहीं एनएसयूआई ने देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के आह्वान पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश से 2 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हर विद्यालय से छात्रों को जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संगठन उपाध्यक्ष, देखिए क्राइटेरिया ये है कि हम जो 16 साल से ऊपर के जो छात्र हैं उन लोगों को 16 साल से लेकर और जो 27 साल तक के क्राइटेरिया जो एनएसयूआई का है उस एज क्राइटेरिया में हम छात्रों को जोड़ेंगे। वो एक किसी विद्यालय और किसी प्राइवेट विद्यालय का छात्र होना आवश्यक होगा। ये हमारे क्राइटेरिया है। इसको लेके हम छात्रों के बीच में जाएंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि आने वाले समय में जब जो स्कूल का छात्र होगा उसे समझाएंगे कि आने वाले समय में जब आप महाविद्यालयों में जाएंगे, आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप देख रहे, वो छात्र भी देख रहा है कि किस प्रकार प्रदेश में धांधलियाँ हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में जाके हम एनएसयूआई से उन्हें जोड़ेंगे। उधर हरिद्वार में विवादित धर्म संसद आयोजित करने वाले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने एक बार फिर से धर्म संसद का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचे नरसिंहानंद गिरी ने साधु संतों के साथ हवन यज्ञ किया और 19, 20 और 21 दिसंबर को जूना अखाड़ा में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया। यति नरसिंहानंद ने साधु संतों से धर्म संसद में सम्मिलित होने का आह्वान किया। अभी तक नरसिंहानंद गाजियाबाद स्थित डासना पीठ पर ही धर्म संसद आयोजित करने की बात कह रहे थे। दिसंबर 2021 में धर्म संसद विवादित रही थी, जिसमें नरसिंहानंद पर हेट स्पीच का आरोप लगा था। एक बार फिर हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित होना प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है।
ये जगह हमने संतों को बुलाया विचार करने के लिए कि भाई आओ, देश धर्म संकट में है, हमारे सबका अस्तित्व संकट में है, ये बचेगा कैसे, इस पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया, बस यही है। बात नहीं हुआ था, हेट स्पीच नहीं दी थी, हमने सत्य बोला था जिसे हेट स्पीच करार दिया गया, क्योंकि भारत के अंदर सच बोलने वाले को हेट स्पीच करार दिया जाता। हमने कुछ भी गलत नहीं बोला था। कोई न्यायपालिका ये सिद्ध करे कि हमने गलत बोला, कोई मीडिया हमें सिद्ध करे, कोई नेता हमें सिद्ध करे कि हमने गलत क्या बोला है। यहाँ हमें जूना अखाड़े में अनुमति की क्या जरूरत है? क्या जूना अखाड़े में धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए अनुमति चाहिए? ये कोई विदेश से तो कोई आ नहीं रहा, तो जूना अखाड़े में क्या अब हिंदू इतना गुलाम हो गया कि जूना अखाड़े में भी हमें चर्चा करने के लिए अनुमति चाहिए सरकार की? मतलब ये स्थिति है क्या आह्वान कर रहे हैं संतों से? संतों से आह्वान कर रहे हैं, धर्म का साथ दीजिए। अब राजनीतिक ड्रामेबाजी छोड़िए, धर्म का साथ दीजिए। कोई भी नेता हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। संतों का काम है राजनीति को धर्म का रास्ता बताना, उनके रास्ते। तो कहते हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और मेहनत और लगन से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हल्द्वानी तहसील के हिम्मतपुर तल्ला की रहने वाली प्रियंका दुर्गापाल ने, जिन्होंने यूपीएससी के तहत कराई जाने वाली आईएसएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। यूपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बनी प्रियंका का कहना है कि असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी कि हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, हमें कभी भी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए या हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हमें एक ना एक दिन उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। इस तरह से आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, किस तरह देखते हैं इस उपलब्धि को? इस उपलब्धि का मैं पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे हर एक कदम पर मेरा साथ दिया है, तो इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। कौन सी रैंक आपकी आई है और किस संस्थान में आपका चयन हुआ है? मेरा यूपीएससी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में चयन हुआ है और मेरी रैंक 8th आई है। किस तरह देखते हैं इस रैंक में आप आए हैं, किस तरह आप कार्य करेंगे? मैं देश की हर नीतियों में जो अपना योगदान दे पाऊंगी, मैं उसको पूर्णतः सच्चे ईमानदारी तरीके से दूंगी। वहीं गैरसैंण ब्लॉक के सीमांत गांव पिंडवाली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में ग्रामीणों की 45 समस्या और शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में 275 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही मौके पर 3 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। विभागीय स्टॉल के माध्यम से विविध प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर स्थानीय जनता को लाभान्वित भी किया गया। तो सीमांत गांव पिंडवाली में पहली बार बहुउद्देशीय शिविर आयोजित होने पर क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत किया। देखिए, इसमें हमने एक नवाचार के रूप में महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया था विद्यालयों के स्तर पे। तो अभी हमने फीडबैक भी जनपदों से लिया है और अभी हाल में ये ट्रेनिंग भी आयोजित करी थी ये एससीईआरटी के द्वारा और समग्र शिक्षा के द्वारा, जिसमें हमने जनपदों से मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया था। उन मास्टर ट्रेनर्स का काम मुख्य रूप से मॉनिटरिंग का होगा। जो हमारे विद्यालय के स्तर पे कमिटीज होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है और स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी होती है, तो उसमें अभिभावकों की भूमिका पे चर्चा की गई थी और ये निर्देशित किया गया हमारे मास्टर ट्रेनर्स को कि वो समय समय पे जाके स्कूल्स का निरीक्षण करें और वहां पे देखें कि महिला प्रेरक समूह के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। रेगुलर अभिभावकों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कराने पे और जो हमारी एसएमसी और एसएमडीसी की मीटिंग्स है उनको रेगुलर कराने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देखिए, तो डीजी शिक्षा झरना कमठान का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि शिक्षा के साथ ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। उधर गैरसैंण ब्लॉक के सीमांत गांव पिंडवाली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में ग्रामीणों की 45 समस्या और शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में 275 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही मौके पर 3 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। विभागीय स्टॉल के माध्यम से विविध प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर स्थानीय जनता को लाभान्वित किया गया। सीमांत गांव पिंडवाली में पहली बार बहुउद्देशीय शिविर आयोजित होने पर क्षेत्रवासियों ने
आभार व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत भी किया। गैरसैंण ब्लॉक में पिंडवाली गांव में आज बाउंडेशन शिविर जो आयोजित किया गया है। 45 समस्याएं को उसमें 30 का तो निस्तारण कर दिया गया है, 15 कुछ शासन स्तर पे हैं, उसको आगे और शासकीय स्तर पर उसको संदर्भित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने OPD करवाए, कुछ यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए और जितने भी अधिकारी आए हैं उनको यही कहा गया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसको त्वरित समाधान करें, इसको टाइम बाउंड मैनर में इसको मॉनिटरिंग किया जाए। गैरसैंण ब्लॉक में पिंडवाली गांव में आज बाउंडेशन शिविर जो आयोजित किया गया है। 45 समस्याएं को उसमें 30 का तो निस्तारण कर दिया गया है, 15 कुछ शासन स्तर पे हैं, उसको आगे और शासकीय स्तर पर उसको संदर्भित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने OPD करवाए, कुछ यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए और जितने भी अधिकारी आए हैं उनको यही कहा गया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसको त्वरित समाधान करें, इसको टाइम बाउंड मैनर में इसको मॉनिटरिंग करें। उधर रुड़की क्षेत्र के इमली खेड़ा में लकड़ी माफिया ने अनुमति के नाम पर बगीचे को काट डाला है। बता दें कि इमली खेड़ा में 12 पेड़ काटे जाने की अनुमति उद्यान विभाग से ली गई थी, लेकिन उसे अनुमति के नाम पर लकड़ी माफियाओं ने रात के अंधेरे में हरे भरे आम के बगीचों को काट डाला, जिसकी सूचना पाकर मौके पर उद्यानी विभाग और विभाग की टीम पहुंची थी। खाना पूर्ति की कार्रवाई करते हुए वहां से चली भी गई। जब उद्यान विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि FIR करा रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने जांच का विषय बोलते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के हरे भरे आम के पेड़ों पर आरी चल चुकी है। देखो, ऐसा है, रात्रि में लगभग 7 बजे हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि एक जो अंकुर करके इमली खेड़ा स्थित में जो 12 वृक्षों का आम का परमिट बना था उसको काटा जा रहा है। हमने सूचना को सही मानते हुए अपने जो स्थानीय जो कर्मचारी लोगों को वहाँ भेजा गया। तो जिस समय वो लोग पहुँचे तो वहाँ कोई व्यक्ति, कोई आम प्रकाश उनको नहीं मिला। उन्होंने आसपास खोजबीन की गई तो देखा कि लगभग 500 मीटर दूरी पर कोई स्थित बाग में आम प्रकाश उनको मिला, जिसका उन्होंने मौके पर फर्द बरामदगी बनाई गई और उसको लाके धनौरी चौकी पर जिसका रखा गया, जिसको सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मतलब केस जारी किया गया। लगातार देखा जाता है कि जो हरे भरे पेड़ है उन पर जो लकड़ी माफिया है वो लगातार आरी चलाते दिखाई देते हैं, लेकिन उसी के बावजूद अगर बात करें तो जो संबंधित विभाग है, उद्यान विभाग की बात करें या वन विभाग की बात करें, वो फिर भी अपने आंखें मूंदे बैठा रहता है। लेकिन जब ऐसा करने के बाद जो लकड़ी माफिया है वो चले जाते हैं, उसके बाद वो जो नाप तोल की जो कार्रवाई है वो करता है, केवल दिखावे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो लकड़ी माफिया है उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि रात के अंधेरे में भी वो बगीचे को काट देते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ से जो है बीती रात कहा जा रहा है कि JCB के साथ यहाँ पर जो है लकड़ी जो माफिया है वो यहाँ पर हरे भरे आम के पेड़ों पर जो है आरी चला चुके हैं। और आप देखते हैं दूर फील्ड तक, जितना फील्ड आप देख पा रहे हैं खेत के अंदर यहाँ पर पूरा बगीचा खड़ा हुआ था। पूरे बगीचे के अंदर से जो लकड़ी माफिया है वो यहाँ से लकड़ी काट कर ले गए, पूरे पेड़ यहाँ से काट कर ले गए हैं। जिसके बाद सूचना मिली विभाग को तो विभाग यहाँ पर आया और लिपापोती कार्रवाई करके चला गया। हालांकि देखना होगा कि जो संवैधानिक कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरह से होती है, किस तरह से गिनती हो पाएगी कि कितने पेड़ यहाँ से काटे गए हैं, उसका भी अभी जो जिम्मा है वो उद्यान विभाग का है। लेकिन कहा गया है कि उद्यान विभाग के जो यहाँ पर CHO है तेजपाल, उनसे हमारी बात हुई तो कह रहे हैं कि सूचना मिल गई थी और सूचना के बाद वहाँ पर उनकी टीम पहुंची थी और टीम यहाँ पर जो है फिलहाल FIR की कार्रवाई कर रही है। लेकिन वन विभाग के जो अधिकारी है वो कहाँ कुंभकर्ण नींद सो रहते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब कहीं से लकड़ी कट कर जाती है, रास्ते से अभी वाहन होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है पकड़ने की। कोई गलत काम करके जाकर अवैध तरीके से लकड़ी को ले जा रहा है तो उसको पकड़ने का काम होता है वन विभाग का। लेकिन वन विभाग के अधिकारी भी अभी तक जो है नजर रहते हैं। लेकिन जब कटने के बाद यहाँ से लकड़ी चली गई है, अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई विभाग करता है। क्योंकि विभाग तो देखा गया है पहले भी इस तरह के जब काम हुए तो केवल लीपापोती की कार्रवाई करता देखा गया है। अब देखना होगा कि इस बगीचे के ऊपर, इस मालिक के ऊपर जो है किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह की FIR होती है, किस तरह के यहाँ पर जुर्माने उनसे ले जाते हैं। जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति विभाग कैसे करता है। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र TV, रुड़की। तो अल्मोड़ा जिले में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की पहल पर एक नया प्रयोग किया गया है। इस पहल के तहत खनन न्यास के कोष से 276 शिक्षा स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है, जिसमें से 246 शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों और 30 प्राथमिक स्कूल में नियुक्त किए गए हैं।
इन शिक्षा स्वयंसेवकों को खनन न्यास के कोष से वेतन दिया जाएगा, जिसके लिए 1.23 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। डीएम पांडे ने इस पहल के तहत अभिभावक, शिक्षक संघ और स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से सहयोग लेकर इसे सफल बनाने का प्रयास किया है। यह अनूठा प्रयोग करने वाला अल्मोड़ा प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अल्मोड़ा में माना जाता है कि अल्मोड़ा में साक्षरता बहुत अधिक थी। हमारे स्कूलों में 316 अध्यापक नहीं थे, 316 विद्यालयों में, तो बहुत विकट स्थिति थी। ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। हमारे 55 गर्ल्स जो इंटर कॉलेज हैं और हाई स्कूल है उसमें बायो में तो इस तरह के टीचर्स नहीं थे। तो हम लोगों ने इस योजना पे काम किया कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ जगह 2-3 कहते हैं कि इसकी जो दिशा दिखाई जनता ने दिखाई, आम जनता ने दिखाई, वो 2-3 विद्यालय ऐसे मिले। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां आयुर्वेद एक्सपो आयोजन स्थल के पास रसोई कॉर्नर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर में आग लगने से तंबू और सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि परेड ग्राउंड में 4 दिवसीय विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया से हजारों डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में 54 देशों के 350 से अधिक डेलीगेट्स देहरादून पहुंचे। उधर रुड़की में नेहरू स्टेडियम में रुद्र चंडी महायज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला धू-धू कर जल उठी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन का आज 5वां दिन था। शाम के समय पूजन के बाद जब सब लोग वापस चले गए, 1-2 ब्राह्मण यज्ञशाला में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक उस यज्ञशाला में आग लग गई। आग लगता देख स्टेडियम में मौजूद लोग उसकी ओर भागे और शोर मचाना शुरू कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।